नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के मॉर्निंग कॉल की और शुरुआत सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। भारतीय बाजारों के लिए कमजोर संकेत, एफआईआई की कैश में बिकवाली, हालांकि वायदा में दूसरे दिन भी कवरिंग। वहीं गिफ्ट निफ्टी में हल्की कमजोरी, एशिया भी नरम। कल यूएस फेड चेयरमैन जेरोम पावेल की ग्रोथ और महंगाई को लेकर चेतावनी के बाद फिसले यूएस इंडिसेस। नैस्डैक सबसे ज्यादा करीब 1% फिसला। एमसीएक्स में लगातार तीसरे दिन रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचा सोना। 10 ग्राम का भाव 1,14,000 के निकला पार। वहीं रिकॉर्ड 1,35,000 के पार निकली चांदी। रुपए में कमजोरी और मजबूत मांग से मिल रहा है सपोर्ट। रैपिडो में अपनी पूरी 12% हिस्सेदारी 2400 करोड़ में बेचेगी स्विगी। प्रोसेस ग्रुप को और सेतु एआईएफ ट्रस्ट से हुई डील। वहीं अपने क्विक कॉमर्स बिजनेस को अपनी सब्सिडरी इंस्टामार्ट को ट्रांसफर करेगी कंपनी। और आज एक्सो नोबेल में करीब 740 करोड़ रुपए की ब्लॉक डील संभव। 5% तक हिस्सा बेच सकती है इंपीरियल केम इंडस्ट्रीज। 4% डिस्काउंट पर 3,260 रुपए प्रति शेयर फ्लोर प्राइस मुमकिन। सूत्रों के हवाले से सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। चलिए, बुधवार की सुबह, इस हफ्ते का मिड पॉइंट। और आमतौर पे मैं कहता था एक सैंडविच सेशन खड़ा है हमारे सामने, पर इस बार ऐसा है नहीं। सैंडविच क्या होता है? दोनों ब्रेड सेम होती है, तो दोनों तरफ वीकली एक्सपायरी होती है, तो मैं कहता सैंडविच सेशन है। पर इस बार बदला हुआ है। इस बार बर्गर टाइप फीलिंग आएगी। दोनों ब्रेड्स अलग हैं। कल वीकली एक्सपायरी हुई थी निफ्टी की, और सामने खड़ी है कल बीएससी के मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी। तो इसीलिए सैंडविच कहना गड़बड़ है, बर्गर ज्यादा एप्ट है। और इस बर्गर सेशन में खुलते ही दो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स अवेटेड थे। एक, कल सुबह जो हमारी चर्चा हो रही थी, जेरोम पावेल साहब की रात 10 बजे एक स्पीच लाइंड अप थी। और दूसरा, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की कल से शुरुआत हुई है। हमारे समय अनुसार देर रात कह लीजिए या अर्ली मॉर्निंग ट्रंप साहब की स्पीच भी थी। और ऊपर से ट्रुथ सोशल पे भी खासे एक्टिव हुए थे कल ट्रंप साहब। जो इंपॉर्टेंट निचोड़ है वहां से, उस पर हम लोग आगे करेंगे बातचीत। लेकिन पहले इस बर्गर सेशन की तैयारी कर ली जाए। कल था वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स के एक्सपायरी का दिन, तो टिपिकल एक्सपायरी टाइप वोलेटाइल ट्रेडिंग सेशन था। हमने फ्लैट शुरुआत करी थी। सेशन का फर्स्ट हाफ कह लीजिए मंदड़ियों की गिरफ्त में आ गया अचानक। एक समय निफ्टी आधे % के दबाव के साथ कामकाज कर रहा था। हाँ, बाकी के सेशन में लोअर लेवल से बैंकिंग स्टॉक्स के दम पर एक अच्छी रिकवरी आई। तो एक तरफ मंदड़िए फर्स्ट हाफ में हावी थे, सेकेंड हाफ में बुल्स ने कुछ रेजिलियंस दिखाया। पर वो रस्साकशी, वो टग ऑफ वॉर पूरी दिन एविडेंट थी। किसी एक साइड का कह लीजिए कल क्लियर डोमिनेंस नहीं था। ये कल के सेशन की बात थी। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ कल की कहानी नहीं, पिछले एक तरफा मूव्स के बाद भारतीय बाजार थोड़ा सा कूल ऑफ फेज में जाते हुए पिछले लगातार 3 ट्रेडिंग सेशन से हल्के दबाव के साथ कामकाज हो रहा है। कल थर्ड स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन था जब दबाव था, निफ्टी इन रेड बंद होता हुआ नजर आया। वो कहते हैं ना, कंसोलिडेशन इज द नेम ऑफ द गेम। कंसोलिडेशन स्क्रीन पे प्ले आउट हो रहा है एक तरफा बढ़िया मूव्स के बाद। पर इस कंसोलिडेशन फेज में भी ये बात सच है कि सेंटिमेंट्स पॉजिटिव है, पर कुछ चिंताएं सामने खड़ी हैं। एक, रुपए में जो कमजोरी आ रही है, रुपए का जो डिप्रिसिएशन है। दूसरा, एफआईआई के आउटफ्लोज रुकने का नाम नहीं ले रहे। और तीसरा, अभी भी वो टैरिफ रिलेटेड, वो बायलैटरल ट्रेड रिलेटेड अनसर्टेनिटी लिंगर कर रही है और उससे निगलिंग वरीज अभी भी क्रॉप अप कर रही है। ऐसे में सब कंफ्यूज्ड होंगे बाजार में अप्रोच क्या रखना है। तो समझेंगे डिटेल में, आगे उस पर बातचीत होगी। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है भाई साहब चौथा दिन हो जाएगा जब पस्त खुलने की तैयारी हो रही है। 1/4% के आसपास का दबाव, 1/4 से 1/3% कमजोरी के साथ आज के सेशन की हम शुरुआत कर सकते हैं। ऐसे में सबसे पहले ग्लोब पर नजर का स्टिंग प्ले आउट करिएगा। अब दिखा देता हूं दुनिया के बाजारों का सुबह सुबह हाल, उसके बाद हॉर्माज से जानेंगे वो 2 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो मैंने कहते उस पर क्या हुआ, और साथ साथ हमें कहां क्या क्या नजर रखनी है।
लाइए जरा प्लीज एशियन मार्केट दिखाइएगा स्क्रीन पे। गिफ्ट निफ्टी तो दिख ही रहा है 1/4% दबाव में। एशिया मिला जुला इस समय जो खुले हैं वो कामकाज करते हुए। जापान का बाजार एक दिन की छुट्टी के बाद लौटा है, तो उस पर नहीं, क्योंकि उसने एक दिन का ट्रेड मिस आउट कर रहा है, हालांकि वो इन टैंडम ही मूव कर रहा है बाकी एशियन पीयर्स के साथ। यूएस का हैंडओवर कल जब हम सेशन की क्लोज कर रहे थे एकदम फ्यूचर्स फ्लैट थे, उसके सामने 1/4 से 1% का, नहीं सॉरी, हाँ 1% का दबाव देखने को मिला है। एक बार प्लीज डाउ का इंट्राडे दिखाइएगा। पूरे दिन ऐसा मूड नहीं था, एक समय डाउ अपने हाई पॉइंट पे 333 पॉइंट मजबूत था, 3/4% उछाल के साथ ट्रेड कर रहा था। इंट्राडे में दिखेगा उस वो 3/4% ऊपर वाला डाउ फाइनली इन रेड सेशन की समाप्ति करता हुआ नजर आया। तो दिख रहा फ्लैट है, लेकिन ऊपर से पेन काफी था। तो हुआ क्या, क्या बुरा लग गया अमेरिकन मार्केट्स को, और हमारे लिए क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए। वो ट्रुथ सोशल से लेकर यूएन जनरल असेंबली की स्पीच से लेकर पॉवेल साहब के लंचन में खाते खाते कैसे बात करी थी पता नहीं, वो भी हरमाज बताएंगे आपको। हरमाज गुड मॉर्निंग, कैसा मूड है भाई साहब, और क्या क्या ये सब हुआ क्या है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो हो हमारे जानने के लिए। गुड मॉर्निंग आशीष। खाते खाते तो जेरोम पावेल ने तो बोल दिया, लेकिन खाना वॉल स्ट्रीट को तो हजम नहीं हुआ, दैट इज़ फॉर श्योर। वो तो बात थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप वैसे ही उन्हें पसंद नहीं करते। कल उन्होंने एक और कारण जोड़ दिया उन्हें पसंद ना करने का। कल ऐसे तो जब बात चल रही थी तो उन्होंने पहले तो वही बातें की जो वो पहले करते हैं कि भाई लेबर मार्केट में रिस्क है, महंगाई में रिस्क है, वगैरह वगैरह। लेकिन फिर किसी रिपोर्टर ने उनसे पूछ लिया कि भाई ये जो सारे बाजार जो रिकॉर्ड हाइस पर चल रहे हैं उन पर आपकी क्या राय है। तो साथ बात उस वक्त उन्होंने ये कह दिया कि मैं मानता हूँ कि इक्विटी और एसेट क्लासेस के जो वैल्यूएशंस है वो काफ़ी ज़्यादा है अपने हिस्टोरिकल हाइस से। अमेरिकी शेयर बाजार लॉजिक से परे चल रहे हैं, फेयरली हाईली महंगे चल रहे हैं, फेयरली हाईली वैल्यूड, ये शब्द थे उनके। और साथ ही साथ फिर उन्होंने लेकिन फिर एक क्लैरिफिकेशन भी दे दिया कि हमारा काम नहीं है कि हम डिसाइड करें कि भाई स्टॉक की प्राइस क्या होनी चाहिए या वैल्यूएशन क्या होने चाहिए सही वाले, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम पॉलिसी सेट कर रहा है, वो हम करेंगे। और वो पॉलिसी सेट करने की राह जो है आगे चल के वो पॉलिसी मेकर्स के लिए आसान नहीं होगी, ये जेरोम पावेल ने कहा, जिससे बाजार को ये बात निराशाजनक लगी। और डाउ एक वक्त पर जो 350 अंक ऊपर चल रहा था वो जाकर के लाल निशान में बंद हुआ, 80-90 पॉइंट नीचे। बिग टेक पहले से ही नीचे चल रहा था, S&P 500 और नैस्डैक दोनों ही नीचे चल रहे थे जेरोम पावेल के बयान से पहले, क्योंकि सारे टेक शेयरों में मुनाफा वसूली चल रही थी। एनवीडिया में मुनाफा वसूली हुई थी, ऑरेकल में मुनाफा वसूली चल रही थी। तो इस वजह से दोनों जो है अपने दिन के निचले स्तरों के करीब ही बंद हुए हैं, S&P 500 और नैस्डैक। और साथ ही साथ जेरोम पावेल ने यह भी कहा कि हम वो सोच रहे हैं जो जनता के लिए अच्छा है, लेकिन उन्होंने कोई ये इशारा नहीं दिया कि आने वाली पॉलिसी जो कि 29 अक्टूबर को होगी उसमें वो क्या करेंगे, क्या वो रेट कट का समर्थन करेंगे नहीं करेंगे, इस बारे में उन्होंने कोई जो है हिंट नहीं दी। और ये बात भी बाजार को अच्छी नहीं लगी। अब ये डिवाइडेड फेड वाली, इस वजह से डिवाइडेड फेड वाली बात जो है वो अब और ज़्यादा सामने आने लगी है। कल भी हम बात कर रहे थे कि काफ़ी सारे फेड के अफसर ये कह रहे हैं कि अब थोड़ा सा हमें कॉशियस हो जाना चाहिए, ओवर हीटिंग नहीं होनी चाहिए अर्थव्यवस्था की क्योंकि ज़्यादा रेट कट हो। लेकिन कल मिशेल बोमन ने, जो फेड की गवर्नर है, डोनाल्ड ट्रंप को ने अपॉइंट किया था इन्हें, तो उन्होंने ये कहा कि लेबर मार्केट को बचाने के लिए फेड को डिसाइसिव कदम उठाने होंगे, ब्याज दरें काटनी होंगी, क्योंकि उन्हें इस बात का डर है कि फेड पहले से ही जो है ट्रेंड से पीछे चल रहा है और कहीं ऐसा ना हो जाए कि लेबर मार्केट की हालत इतनी खराब हो कि कोई एक्सट्रीम एक्शन लेना पड़े। ये मिशेल बोमन का कहना था। लेकिन दूसरी तरफ अटलांटा फेड के जो अध्यक्ष है राफेल बॉस्टिक, उन्होंने ये कहा कि महंगाई जो बढ़ रही है वो आगे और बढ़ सकती है और फिर इस वजह से फिर चाहे वो भले ही पिछली पॉलिसी में रेट कट के पक्ष में रहे हो, लेकिन आने वाली पॉलिसीज में क्या उनका स्टांस होगा इस पे वो अभी कोई कमिटमेंट नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें इस बात का डर है कि महंगाई को लेकर फेड को जो है सतर्क रहना चाहिए। तो ये एक डिवाइडेड फेड वाली कहानी जो है अब और तूल पकड़ रही है। आने वाली जो पॉलिसी है अक्टूबर वाली, उसमें क्या नतीजा निकल कर आएगा और कितने लोग किसके पक्ष में वोट देंगे, ये देखने वाली बात होगी। कल दूसरी बड़ी बात ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप यूएन जनरल असेंबली में उनका संबोधन चल रहा था, जहां पर उनका टेलीप्रॉम्प्टर खराब हो गया, जिसकी उन्होंने काफी आलोचना की। और पहले तो उन्होंने वही सारी बातें की जो वो पहले भी करते हैं कि भाई में बोले टेलीप्रॉम्प्टर चल रहा था, उसके बाद ही बोले कि वो तो उन्हें टेलीप्रॉम्प्टर की वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो बात पे रटी रटाई बातें ही कहते हैं कि नोबेल प्राइज़ मिल जाना चाहिए, हमने युद्ध खत्म करवाए थे वगैरह वगैरह।
लेकिन साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज के बारे में उन्होंने काफ़ी कुछ कहा कि भाई क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा स्कैम है और ये जो देश कर रहे हैं ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं ये बहुत कोई अच्छी बात नहीं है। फॉसिल फ्यूल्स ही जो है यूएस उस पर ही ज़्यादा ध्यान देगा और यूनाइटेड नेशंस जो है वो सिर्फ चिट्ठियाँ लिखता है, उन चिट्ठियों का कोई आधार नहीं होता और समस्याएं सुलझाने की बजाय वो समस्याएं और बढ़ाते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस में जाके उन्हीं की आलोचना करके चले आए डोनाल्ड ट्रंप कल। लेकिन एक बात इन सबसे हटकर जो है अल्कोआ के सीईओ ने कल एक चेतावनी दे दी एक इंटरव्यू में। उन्होंने ये कहा कि ये टैरिफ की वजह से जो है एल्यूमिनियम की जो मांग है उस पर खतरा है, उससे ये ख़त्म हो जाएगी एल्यूमिनियम की मांग, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले जो 25% के टैरिफ लगाए थे फिर बढ़ाकर 50% कर दिया था, उसके बाद से जो है भाव एल्यूमिनियम का पहले की तुलना से काफ़ी ज़्यादा हो गया है और बढ़ती दामों की ये जो कीमत है वो आगे चलकर अमरीकी कंज्यूमर को ही चुकानी होगी, इंडस्ट्री को चुकानी होगी और उस वजह से अल्कोआ को भी प्रति वर्ष $850 मिलियन का अतिरिक्त खर्च करना पड़ रहा है इन टैरिफ्स की वजह से। ये अल्कोआ के सीईओ ने चेतावनी दी है और अल्कोआ जो है यूएस का सबसे बड़ा एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर है। तो ये तो कमोडिटीज की बात रही। सोने के भाव पर आप जैसे हेडलाइन में भी कह रहे थे रिकॉर्ड हाइस पर चल रहे हैं, कल भी रिकॉर्ड हाइस बने लेकिन फिर थोड़ी सी मुनाफा वसूली ऊपर इस तरह से आई, लगभग $3800 तक ग्लोबल भाव पहुंचे हैं सोने के। मैं कल देख रहा था MCX जो सोना है हर महीने इस साल का गेन्स के साथ उनका कामकाज रहा है और ये 2005 में जब से ट्रेडिंग शुरू हुई थी ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हर महीने साल का सोने के भाव में बढ़त देखने मिली है। तो फिलहाल के लिए सोने के भाव तो रिकॉर्ड हाइस पर चल रहे हैं, बाजार थोड़े से रिकॉर्ड हाइस से नीचे आए हैं लेकिन इस वक्त कोई बड़ा ट्रिगर नहीं है। बड़ा ट्रिगर जो है वो शुक्रवार को आएगा और कल आएगा जब जीडीपी का थर्ड एस्टिमेट होगा और शुक्रवार को जब पीसीई का आंकड़ा आएगा। तो फिलहाल थोड़ी सी मुनाफा वसूली बाजार में हुई, लेकिन एक H1B के वीजा नॉर्म्स पर ध्यान रखिएगा। एक नया प्रपोजल व्हाइट हाउस ने दिया, ये प्रपोजल है, कोई रूल्स नहीं है, कि जो लॉटरी बेस्ड सिस्टम है वो लॉटरी बेस्ड सिस्टम की बजाय अब वेज बेस्ड सिस्टम है। तो 4 वेज कैटेगरीज में उसे डिवाइड किया जाएगा और जिनका सबसे ज्यादा वेज है वो उन्हें शायद ज्यादा मौके मिले, प्रेफरेंस दी जाए और जिनको कम वेज है उन्हें एक ही बार शायद मौका मिले। तो ये प्रपोजल्स है, 30 दिन का विंडो खुलेगा आज से पब्लिक कंसल्टेशंस के लिए, उस पर ध्यान रखने की जरूरत है। कितना भी बुरा लगे साउंड तो लॉजिकल कर रहा है वो ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स, इंटरेस्टिंग ओवरनाइट डेवलपमेंट्स, चाहे वो पॉवेल साहब की कमेंट्री हो, ट्रम्प साहब की UNGA में वो स्पीच हो या इवन ट्रम्प साहब का सोशल पे वो जो ट्रुथ शेयर हुआ उसमें वो अब तो ऐसा लग रहा है वो तो एकदम ही यूक्रेन के साथ खड़े हो गए हैं। यूक्रेन कैन इवन विन बैक ऑल इट्स टेरिटरी, इस तरह का बयान दे डाला है। पहले तो जो आपको याद है स्टेटमेंट किस तरह से थे, तो आप वो देखिएगा लंबा चौड़ा उन्होंने वो थ्रेड शेयर करा उस पर। खैर इंटरेस्टिंग ग्लोबल डेवलपमेंट्स हैं, इन सब पर रिएक्ट करने का समय है, देखते हैं किस तरह का रिएक्ट। दिख तो रही है 1/4% दबाव के साथ हम शुरुआत कर रहे होंगे। अच्छा, कुछ दिन पहले वो मैंने दिखाया था किस तरह से यूएस के मार्केट्स लॉपसाइडेड हैं, वो AI रिलेटेड किस तरह का थ्रस्ट मिलते ही चले जा रहा है। भाई एनवीडिया ने ओपन AI में $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की बात करी, एनवीडिया ने वो इंटेल में $5 बिलियन पैसा डालने की बात करी, ओरेकल और ओपन AI के बीच $300 बिलियन की डील, इस तरह की केपेक्स की बात यूएस में हो रही थी। तो वो लॉपसाइडेड सामने दिखाया था कैसे यूएस के बेंचमार्क्स हैं। एक और चीज दिखाता हूं आज, कैसे हार्ड एसेट्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं। सोने चांदी की बात कल सुबह भी जब शो कर रहे थे तब आपको याद होगा मनोज कुमार जैन साहब जुड़े थे, वो बड़े एग्रेसिव 2025 एंड के टारगेट देके गए थे। अभी हरमाज भी बता रहे हैं 3 दिन से क्या तेजी बनती चली जा रही है। ये हार्ड एसेट्स के रिटर्न्स ईयर टिल डेट आपकी स्क्रीन पे, सोना चांदी, इनसे ज्यादा चमकता हुआ प्लैटिनम, टिन, कॉपर, मैंने कुछ ही रखे हैं स्क्रीन पे, सारे हार्ड एसेट्स ग्लोबली आउट परफॉर्म कर रहे हैं, गजब के मूव्स बनते हुए। और इन्हीं का इंपैक्ट आप हिंदुस्तान में फाइनेंशियल एसेट्स में देखोगे। सोने की तेजी पे कितनी बार चैनल पे चर्चा हुई, कोई मणापुरम, मुथूट ईयर टिल डेट रिटर्न्स देखिए आप। ऐसे ही आप मेटल्स उठा के देखिए किस तरह से ऑफलेट, मैं तो ईयर टिल डेट मैप करके दे रहा हूं आपको आपकी सीरीज में मेटल इंडेक्स, ऑफलेट किस तरह की मेटल्स में तेजी बनना शुरू हुई है देखिए। कोई JSW स्टील, कोई टाटा स्टील, कोई हिंडाल्को, हिंदुस्तान कॉपर, इसको लिस्ट में नीचे ले जाऊं तो और भी तगड़े रिटर्न्स, गजब का आउट परफॉर्मेंस। हार्ड एसेट्स ग्लोबली तगड़ा आउट परफॉर्म कर रहे हैं और उसका ब्यूटीफुल रिपरकशन फाइनेंशियल एसेट्स पे, स्टॉक मार्केट पे पड़ता हुआ। खैर वीरू के पास चला जाए, समझा जाए, थोड़ा सा मामला अटका है। मैंने कहा था इस कंसोलिडेशन में भी माइंडसेट थोड़ा पॉजिटिव टाइप है, पता नहीं क्या रीजन है, पर हाँ अड़चने सामने खड़ी हुई हैं। ऐसे में आज ब्लू का शेड देखो आप, चमक रहा है ऊपर से नीचे तक। नवरात्रि का डे एक दिन भी खेला क्या, डांडिया या गरबा कुछ हुआ क्या?
नहीं अभी कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं। कैसे मूड कैसा भाई साहब, लाइए जरा स्टिंग प्ले आउट करिए। फिर आज की स्ट्रैटेजी क्या होगी? देखिए आशीष, जहाँ तक मेरी रीडिंग है कल के प्राइस बिहेवियर की, निफ्टी बैंक ने बहुत अच्छा मूव दिया। पीएसयू बैंक की लीडरशिप में एसबीआई, कोटक, एक्सिस बैंक बहुत अच्छा किया। बहुत ब्यूटीफुल ट्रेड मिला, 55,200 पे डे हाई पे क्लोज हुआ। निफ्टी बैंक वेल डिफाइंड तरीके से और स्ट्रक्चर्ड तरीके से जो था उस तरीके से ट्रेड किया इसने। निफ्टी ऊपर से कोलैप्स हुआ, वो था कॉलाइटर्स का जोन, और नीचे 10 डे 20 डे मा से पुल बैक दे गया। और उसके पीछे बड़ा कारण था कि जो बात मैं कल सुबह कह रहा था कि 10-20 डे मा तब वायलेट होगा जब निफ्टी आईटी अपने परसों के स्विंग लो को तोड़ेगा। कल वो स्विंग लो नहीं टूटा, यानी निफ्टी आईटी का 2 दिन का लो सिमिलर है भी आशीष। तो आज भी इस न्यूली जब हम कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करेंगे, मंथली कॉन्ट्रैक्ट में, सबसे बड़ी भूमिका यही निभाएगा, तय करेगा कि हम 10-20 डे मा तोड़ेंगे कि नहीं तोड़ेंगे। आइए इंस्टीट्यूशनल अप्रोच से शुरुआत करते हैं। 35 से 51 करोड़ रुपए की एफआईएस की सेलिंग। देखिए अब क्या है ना कि हम थोड़ा सा डेरिवेटिव्स की प्लेसमेंट पर फोकस कर रहे हैं, बट साइड से कैश जा रहा है, ये भी बात हमें देखनी पड़ेगी। 3551 करोड़ रुपए का 2670 करोड़ रुपए की डीआईएस की बैंक थी। इंडेक्स उन्होंने 406 करोड़ रुपए का बाय किया। 1000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग थे, 1000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए, यानी सिंपली उनके जो नेट शॉर्ट हैं उनमें एक फर्दर इंप्रूवमेंट आया और वो करीब रिड्यूस होकर 1,42,000 कॉन्ट्रैक्ट। जहां तक स्टॉक फ्यूचर्स का सवाल है, वहां पर उन्होंने करीब 786 करोड़ रुपए की बाइंग करी, 19,670 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग था। बट एक चीज़ है कि सिवियर कैश सेलिंग है एफआईएस की, और एक बार वो फिर से स्टार्ट हो चुकी है। दैट्स इंपॉर्टेंट। नाउ इस हफ्ते के लिए जो शुरू होगा यहाँ से आशीष, 25, 300, 400, 500 ये 3 कॉलाइटर्स कल भी थे और आज भी यही 3 महत्वपूर्ण कॉलाइटर्स अलाइंड हैं। सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग वाले के, और नीचे 25,100 पे 42 और 25,000 पे सबसे बड़ा पुट कंसंट्रेशन, सबसे बड़ा। तो मेरे लिए अब कोई लॉजिक लगाने की बहुत बड़ी बात नहीं है। सिंपली द गेम परसिस्ट बिटवीन बेस 1 एंड RS1। अब RS1 क्या है? पहले कॉलाइटर्स के जोन को तो मैंने सेकंड रेजिस्टेंस पे रखा है, लेकिन फर्स्ट रेजिस्टेंस है टेक्निकल हर्डल 25,221, 274। ऊपर की तरफ ये कैप है, नीचे 10-20 और पुट राइटर्स का जोन। बेस 1 इज क्वाइट कैपेबल ऑफ जनरेटिंग ए पुल बैक, यानी मुझे इनिशियली जिस रेंज पे फोकस करना है वो है बेस 1 और RS1। 25,038, 25,081, 24,983। बट एक चीज याद रखिएगा, जो मैं कल भी कह रहा था और आज भी कह रहा हूं, कि इफ निफ्टी आईटी वायलेट्स यस्टरडेज लो और डे बिफोर यस्टरडेज लो, निफ्टी ब्रीच करेगा बेस 1 इन दैट केस, और एक ड्रिफ्ट टुवर्ड्स 24,909 और 924 इन दैट केस पॉसिबल है। कल भी परसों भी बार बार बेस 1 तोड़ के बेस 2 तक ड्रिफ्ट कर रहा है, तो उस चीज़ को जहन में रखिएगा। बट शुरुआती तौर पे मैं बेस 1 और RS1 पे फोकस करूंगा, और 25,000 और 10 डेमा 20 डेमा को रिस्पेक्ट देके वहां से अगर कोई पुल बैक आता है तो उसे खेलने की कोशिश भी करूंगा। सो इनिशियली इट्स बेस 1 एंड RS1। बट फिर भी कह रहा हूं, बहुत ही पर्याप्त इंडेक्स नहीं है ट्रेड करने लायक निफ्टी। इसके वनस्पत निफ्टी बैंक ज्यादा अच्छी तरीके से प्लेस्ड इंडेक्स है। आपकी तेजी को स्पॉन्सर करने के लिए अच्छे स्टॉक फ्यूचर्स भी हैं। तो अगर चुनाव किया जाए तो इट्स बैंक निफ्टी, जो कि अच्छा है, ट्रेडेबल है। लेके आइए स्टैट्स प्लीज सर। बट बिल्कुल ही स्ट्रांगली अगर आप देखें तो यहां पर डेटा जो प्लेस्ड है वो ये कहता है कि 56,000 पे 55,800 पे बड़े कॉलाइटर्स हैं, इवन 56,700 पे स्ट्रॉन्ग कॉलाइटर्स हैं, और नीचे पुट राइटिंग स्ट्रॉन्ग हुई है 55,000 की स्ट्राइक पे, जहां पर आपके बड़े एवरेजेस अलाइंड हैं। निफ्टी का बेस में लिखा है, याद रखिएगा, अभी भी फिर कह रहा हूं, द बेस्ट ट्रेड इन निफ्टी लाइज एट बेस 1। आपको ट्रेजेक्ट्री मिले, लोअर ट्रेजेक्ट्री 20 डेमा 50 डेमा के आसपास की, उसको बाय कीजिए। दैट्स 55,161 on 301 फॉर द डे। अगर वहां का कोई डिप आए, बाय कीजिएगा। मैं पहला बेस, सेकंड बेस, दोनों बेस जब तक ये वायलेट नहीं हो रहे, मैं शॉर्ट नहीं करूंगा निफ्टी बैंक को। ऊपर की बात दूसरी है, लेकिन नीचे की ट्रेजेक्ट्री में नहीं। क्यों? क्योंकि इस जगह सबसे बड़ा पुट्स का कंसंट्रेशन है। इस जगह आपका 10, 20, 50, 100 सब प्लेस्ड है। तो अगर मुझसे आप पूछें तो सही बेहतरीन ट्रेड वाला सेटअप निफ्टी बैंक का है, क्लोजर टू बेस 1। RS1 के आसपास अपने ट्रेड को चेक करिए, ये कॉलाइटर्स के जोन है, और अपने ट्रेड्स को यहाँ पे बुक कीजिए। हाँ, 681, 710 की जोन निकलती है, तो अ स्विंग टुवर्ड्स 832 एंड 933 पॉसिबल है। आशीष, बहुत बढ़िया, ये है निफ्टी बैंक की हमारी स्ट्रैटेजी। पता है, ग्लोबल में बात करना भूल गया। कल ऐसी CNBC आवाज़ के इंस्टाग्राम के पोस्ट देख रहा था,
पता नहीं वीरू आपने नोटिस करा नहीं करा, बहुत इंटरेस्टिंग पोस्ट था एक। न्यूयॉर्क में फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन साहब देखिए है ना, स्ट्रीट क्रॉस करना चाहते हैं, उनको पुलिस वालों ने रोक रखा है क्योंकि ट्रम्प साहब का काफिला आने वाला है। तो वो फ्रेंच प्रेसिडेंट यूएस में साइड में रोड पे खड़े हुए वेट कर रहे हैं और फिर वो ट्रम्प को फोन कर रहे हैं कि मैं इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा काफिला निकले तो मुझे स्ट्रीट क्रॉस करने को मिलेगा। ये गजब है एकदम। फ्रेंच प्रेसिडेंट ऐसे ही खड़े हुए साइड में। खैर आज के बढ़िया चकाचक चार्ट्स के लिए गाबा सर हैं आपके साथ। गाबा सर गुड मॉर्निंग। गाबा सर आज का ये ब्लू का शेड है क्या? ब्लू है, ब्लू। मैंने प्रॉमिस किया था कल ब्लू पहनूंगा, आपने भी पहना है, चेक किया। थैंक यू ब्लू पेन। ब्लू टाई भी लगाएंगे 8 बजे तो और दिखेगा। अब ये थोड़ा सा व्हाइट 8 बजे बताऊंगा, पक्का प्रॉमिस। 8 बजे ब्लू टाई। परफेक्ट। गाबा सर आज के प्रेफर्ड पिक्स? नहीं, पहले एक नामकरण करना चाहिए। किसका? डोनाल्ड ट्रंप का नाम डॉक्टर डोनाल्ड ट्रंप करना चाहिए। क्यों? अब उन्होंने बोल दिया कि टैनलन से ये तकलीफ होती है, वो तकलीफ होती है, ये मत यूज करो, तो डॉक्टर ही बोल सकता है ना वो तो। और जॉनसन एंड जॉनसन की कंपनी का नाम है, ऐसा नहीं कि बोला कि एस्पिरिन मत लो, वो तो जेनरिक होता है। ब्रांड का नाम लिया टैनोलॉल, मतलब जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी का शेयर तो डाउन हो जाएगा आज। आफ्टर मार्केट था क्या? मैंने चेक भी नहीं करा। हाँ, ये मुझे बहुत दुख हुआ। टैनोलॉल में लेता था 85 में अमेरिका में, सर में दर्द होता था टैनोलॉल लेता था, सिंपल एस्पिरिन था, लेकिन उसने बोल दिया। गलत बात। प्रेसिडेंट है, कहां से गावा सर ढूंढ के लाते बेचारे ट्रम्प को मारने के लिए। आप गावा सर आज के प्रेफर्ड पिक्स? गुड मॉर्निंग टू यू सभी। वीरू आपको भी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। स्टॉक का नाम है अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड का चार्ट बढ़िया है, ये पिछले दिनों से हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं और सेटअप सही है, अपमूव ऑन है। हमने इसका टारगेट दिया था 150 था, वहीं पर जा रहा है। मुझे लगता है 2-4 हफ्ते पहले दिया था, एक ब्रेकआउट मिला था कि इसका 150 लॉजिकल टारगेट होना चाहिए। अब ये ट्रेड कर रहा है 144 पर। स्टॉप लगाएंगे किसी का 142 का, सिर्फ 2 रुपए का। टारगेट 150 आजकल में जाना चाहिए अशोक लेलैंड, सेफ स्टॉक ऑन द लॉन्ग साइड। दूसरा स्टॉक है जो मेरा पोर्टफोलियो स्टॉक है, यस, और वो है इंडसइंड बैंक। इसके सेटअप के हिसाब से आपको लगेगा ये पूरा नेगेटिव है, स्ट्रक्चर वीक लगेगा, लेकिन जैसे उसकी चाल है उसके हिसाब से बस अब तो मैं थक गया नीचे आकर, अब तो मैं ऊपर जाऊंगा। स्टॉक का ट्रेड करा है 755 है। मेरे हिसाब से सेटअप के हिसाब से जाना चाहिए 770 तक, स्टॉप होगा 750। यहां पर भी रिस्क रिवॉर्ड फेवर में, तो ये 2 स्टॉक पर लेना चाहिए और सेफ्टी मार्जिन दोनों में आए। अमेरिका डाउन हो लेकिन हमारे 2 स्टॉक ऊपर जाने चाहिए। परफेक्ट है। इंडसइंड बैंक और अशोक लेलैंड गाबा सर के प्रेफर्ड आइडियाज। गाबा सर अब 8 बजे के पैनल में फिर से मिलेंगे हमसे। गाबा सर थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ने के लिए। क्विकली कंचन के पास आज के प्रोमिनेंट, आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज जो सुबह सुबह जानने कंचन बताएंगी। कंचन गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग। शुरुआत देखिए स्विगी के साथ कर लेते हैं। यहाँ पे कंपनी जो है वो रैपिडो में अपनी 12% की जो हिस्सेदारी है उसको करीब करीब 2400 करोड़ में जो है वो बेचने वाली है, जो इन्होंने साल 2022 में करीबन 1600 करोड़ में खरीदा था। ये 2 जगह बेचा जाएगा। फर्स्ट है MIH इन्वेस्टमेंट में जहाँ पे डील वैल्यू है करीबन 1968 करोड़ की, और दूसरी है सेतु AI ट्रस्ट में जहाँ पे डील वैल्यू है 431 करोड़ की। ये तो एक न्यूज़ थी। दूसरी न्यूज़ ये है कि जो इनका क्विक कॉमर्स बिजनेस है इंस्टामार्ट, इसको भी ये 297 करोड़ में जो है वो ट्रांसफर करने वाली है। तो इन दोनों ही खबरों के लिहाज से स्विगी आज आपके फोकस में। अक्जो नोबल आज आपके फोकस में होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू CNBC आवाज एक्सक्लूसिव आज यहाँ पे हमें एक बड़ी ब्लॉक डील जो है वो देखने को मिल सकती है। एम्पीरियल केम जो है वो अपनी यहाँ पे करीब करीब 5% की जो शेयर होल्डिंग है उसको बेच सकती है। फ्लोर प्राइस है 3261 रुपीज पर शेयर, यानी करंट मार्केट प्राइस से देखा जाए तो 4% का डिस्काउंट देखने को मिल सकता है। दिलीप बिल्डकॉन आज आपके फोकस में, बिकॉज केरला के जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट है उसके लिए लोएस्ट बिडर के तौर पे उभर के सामने आए हैं। अगर प्रोजेक्ट की टोटल क्यूमुलेटिव वैल्यू देखी जाए तो 1106 करोड़ की ये मानी जा रही है। HCL टेक आज आपके फोकस में रहना चाहिए, बिकॉज स्वीडन की कंपनी के साथ कंपनी ने जो मल्टी ईयर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का इनका जो पार्टनरशिप थी उसको वापस से रिन्यू कर लिया है
और इसको आगे बढ़ा दिया गया है। बेसिकली ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है वो आईटी इंफ्रा मॉडर्नाइजेशन और डिजिटल फाउंडेशन सर्विसेज के लिए किया गया है। और एक और बता देती हूँ, टोरेंट पार यहाँ पे NZIPL में 49% और NZPPL में करीब करीब कंपनी जो है वो 100% की हिस्सेदारी जो है वो खरीदने वाली है। स्वर्गी फैमिली और HUF से ये जो पूरी की पूरी डील है वो 211 करोड़ में होगी। एक बढ़िया कंफर्टिंग ब्रोकरेज रिपोर्ट लेकर आता हूं, क्विकली दिखाइएगा। सबसे ज्यादा पेन में कौन सी पॉकेट रही है मंडे ऑनवर्ड, वो है आईटी। तो बोफा की इन्फोसिस पे एक रिपोर्ट 1780 के टारगेट्स के साथ, 1780 मतलब कल की क्लोज से 18-19% का अपसाइड बैंक ऑफ अमेरिका को नजर आता है इन्फोसिस में। हालांकि मूल आइडिया था रिपोर्ट निकालने का वो बायबैक रिलेटेड, कि बहुत सिग्निफिकेंट कैश बिल्डअप हो गया बुक्स पे, वो डाइल्यूटिव है रिटर्न रेशियोज के लिए। पोस्ट जो बायबैक प्रोग्राम है, अब कंपनी का जो कैश चेस्ट है वो एडिक्वेट दिखता है वगैरह वगैरह, पर अच्छा लग रहा है। ऐसे पेन में दिग्गज ब्रोकरेज थम्स अप देती हुई इन्फोसिस को आगे के लक्ष्य के हिसाब से रखिए। इन्फोसिस रखिए, HCL टेक और रखिए आईटी एज अ सेक्टर फिर अपने फोकस में। देखते हैं कैसे बिहेव करेगा। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार जब लौट के आऊंगा तो आज होंगे हमारे साथ केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया साहब। केडिया सर गुड मॉर्निंग इन ब्लू। केडिया साहब ब्रेक के उस पार बढ़िया सी कमोडिटी कॉल्स लेकर आते हैं। चलिए ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। तब और अब की प्लेट रख देता हूं, पर ये 3:30 बजे की क्लोज से अब तक की कहानी है। कमोडिटीज के लिए क्यूज नहीं है, ये ध्यान रखा करिए हमेशा जब मैं सुबह दिखाता हूं। अजय सर, फेस्टिव ग्रीटिंग्स, आज के प्रिफर्ड कमोडिटी कॉल सर। वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी। आज ब्लू डे है, लेकिन ज्वेलर इंडस्ट्रीज के लिए ब्लू डे ही हम बोल सकते हैं। कल डेफिनेटली हमने नए हाई मारते हुए देखा, सोने चांदी दोनों को, रुपए की गिरावट भी सपोर्ट कर गया। चाइना से जो सेंट्रल बैंक की अपडेट्स आई थी उसके बाद भी सपोर्ट था। सभी चीज फैक्टर सपोर्टिव है, लेकिन सेल्स कहीं ना कहीं पिटते जा रही है क्योंकि ऊंचे भाव पे थोड़े से बाइंग आती हुई है। आज नो डाउट हम टेक्निकली अगर देखते तो सीवियरली ओवरबॉट है, कोई ना कोई ऐसे ट्रिगर्स की वेट कर रहे हैं जहां पे करेक्शन आ सकता है। लेकिन जब तक पर्टिकुलर लेवल्स ब्रीच नहीं होते हैं, स्टे अवॉइड एनी शॉर्ट पोजीशंस, बिकॉज जब मार्केट न्यू हाई मारता है तो और तेजी में जाता है। तो सबसे पहले अगर हम सोने की बात करें तो कल हमने इंटरनेशनल में भी 3800 के करीब पहुंचते हुए दिखे। डोमेस्टिक मार्केट में मुझे लगता है आज थोड़ा वेट कीजिए, पुल बैक आएगा। 1,13,500 का वहां पे लेके चलिए, 1,13,000 का स्टॉप लॉस लगाइए, 1,14,500 तक का टारगेट रहेगा। बट ध्यान रखिए बिना स्टॉप लॉस के कोई ट्रेड ना करे। एक्सट्रीम ओवरबॉट जोन में गोल्ड चल रहा है। वहीं अगर हम चांदी की अगर बात करें तो यहाँ पे भी हमने देखा इंटरनेशनल में 43 का एक इंपॉर्टेंट हर्डल था, वो तोड़ चुका है। नो डाउट 14 साल के हाई पे है, लेकिन 2011 में हमने $50 तक भी देखा था। करेक्टिव मूव आ सकता है टेक्निकली, जहां पे मुझे लगता है 1,34,500 के ड्रॉप पे लेके चलिए, 1,33,500 का स्टॉप लॉस लगाइए। अपसाइड है बट लिमिटेड है, जो 1,33,000 का रहेगा। लास्ट अगर हम कच्चे तेल की अगर बात करते हैं तो कच्चे तेल में भी हमने थोड़ा सा एक बाउंस बैक देखा। दायरा बना हुआ है 5400 से लेकर 5700 के बीच में, इसी दायरे में रहेगा। बट आज इंट्राडे में 5600 में लीजिए 5700 के टारगेट के लिए। परफेक्ट अजय सर, थैंक यू सो मच। ये आज एक प्रिफर्ड कमोडिटी पिक, सोने में बाय ऑन डिप्स और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। ओवरबॉट तो है ही है। आज का इवेंट्स कैलेंडर, नवरात्रे का डे 3 है। एक चीज दिखाना भूल गया मैं, CNBC आवाज पे फेस्टिविटीज का सेलिब्रेशन देखिए। डे 1 था व्हाइट का। जरा न्यूज रूम की वो फोटो दिखाइएगा स्क्रीन पे डायरेक्टर साहब, क्विकली रखिए स्क्रीन पे यार। डे 1 की आएगी व्हाइट, ये देखिए सेलिब्रेशंस, ये न्यूज रूम की। कल लाल का दिन था, ये देखिए न्यूज रूम। ये है, इस तरह से फेस्टिविटीज बनाते हैं। रोज दिखाऊंगा आपको, अभी एक दिन मिस हो गया इसलिए दो दो दिखा दिए आपको एक साथ। आज कैबिनेट की बैठक है सुबह 11 बजे। आई एम श्योर लक्ष्मण कुछ देर में बता ही देंगे आप सबको एजेंडा क्या होने वाला है। लिस्टिंग होनी है VMS TMT की। 99 रुपए का इशू प्राइस था भाई साहब, 102 गुना ये IPO सब्सक्राइब हुआ। तगड़े सब्सक्रिप्शन नंबर्स थे। प्राइमरी मार्केट का एक्शन और पिकअप हो रहा होगा। आज 3 IPOs, जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग, ईपैक प्रीफैब टेक और BMW वेंचर्स, ये 3 IPOs के सब्सक्रिप्शन की शुरुआत आज से होने जा रही है। इनमें से सबसे बड़ा जो है जैन रिसोर्स, वो नोयर कंपनी में आज 1:30 बजे लाइव होगा। ECB की नॉन मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग है। यूएस में न्यू होम सेल्स, बिल्डिंग परमिट, हाउसिंग का डेटा और कच्चे तेल की इन्वेंट्रीज का डेटा आ रहा होगा। UNGA में आज क्लाइमेट समिट है। ट्रम्प साहब तो वैसे भी अगेंस्ट में बोल गए हैं, लेकिन एक स्पेशल हाई लेवल इवेंट रखा हुआ है सामने। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आज पटना में बैठक होगी और एशिया कप में सुपर 4 मुकाबला इंडिया वर्सेस बांग्लादेश रात 8 बजे।
गिफ्ट निफ्टी के क्यूज स्क्रीन पर हैं, पस्त ओपनिंग की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा दबाव है 70-80 पॉइंट के आसपास का, कोई ना, देखते हैं मार्केट्स का बिहेवियर कैसा रहेगा। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार जब लौटूंगा तो आज के टॉप 20 स्टॉक्स का डिस्कशन।